हम किसी तरह से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को बढ़ाएं और बहुत सारे मंसूबे हमने शुरू भी किए और जो माजी के दौर से चल रहे थे उनको मुकम्मल भी किया। फिर आपने हमारा साथ दिया, तो हम इसी तरह से आगे भी मिलजुल के चलना चाहते हैं और इस मुल्क को, इस सूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मियां साहब ने हमें दावत दी, ये हमारे लिए एजाज़ है और हम समझते हैं कि इस मुल्क को जो बहरानों का सामना है, मसाइल का सामना है, वो एक पार्लिमानी जमहूरी सियासी अमल से बेहतर हो सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक सीनियर स्टेट्समैन है और वो इस मुल्क के मसाइल, इसके बहरानों को खुद बेहतर जानते हैं। मिलकर इस सूबे को खुशहाल बनाना है, मिलकर इस सूबे को सियासी, समाजी, माशी, माशरती जो मसाइल हैं उनको हल करना है। बलूचिस्तान से, जिसका मतलब है कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई और हम जानते हैं सियासत के मैदान में बलूचिस्तान कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये कार्ड खेला गया है और मियां नवाज शरीफ साहब ये चाल चल कर अपनी शतरंज में वापस लाहौर पहुंच चुके हैं। लेकिन 30 ऐसे इलेक्टेबल्स थे बलूचिस्तान के जो मुस्लिम लीग नून को अब ज्वाइन कर चुके हैं, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा कामयाब गया है। लेकिन एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वो फरमाते हैं कि इल्ज़ाम तराशी छोड़ें, रोना धोना छोड़ें और ठोस सियासत करें। और साथ साथ ये भी कह दिया कि बिलावल मेरे छोटे भाई हैं। वो मुहावरा बड़ा मशहूर है, दिन में भाई, आगे आप जानते हैं। यकीनन नवाज शरीफ साहब की वापसी, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स और आज बिलावल भुट्टो जरदारी के हिसाब से तोपे खामोश रहना बहुत सारे इशारे करता है। उसको हम तफसीलन आज सियासत को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम बात की जाए फैजाबाद धरना केस की, तो फैजाबाद धरना केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क्स हैं। उनका एक जुमला सब कुछ कह गया। वो फरमाते हैं सबको पता है कि इस धरने के पीछे कौन था, पर नाम लेने से डरते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसके अंदर पेशरफ्त केस में ये हुई है कि एक कमीशन बना दिया गया है। कमीशन में 3 रुकनी कमीशन है जिसमें 2 साबिक आईजीज हैं। ये कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी या फिर तारीख अपने आप को दोहराएगी। सवाल ये उठता है कि ये कमीशन क्या साबिक आर्मी चीफ से जाके सवाल जवाब करेगा, क्या साबिक वजीर आजम से सवाल जवाब करेगा, क्या साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल जवाब करेगा, क्या इतना बाइख्तियार होगा ये कमीशन या नहीं। ये हम सवाल आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। साथ साथ IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से सोने की कीमत बढ़ रही है, पिछले 8-10 दिनों से डॉलर की कीमत बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, आज हम उसमें कुछ पॉइंट्स की कमी देख रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर जायजा डाला जाए तो ना महंगाई कम हो रही है, ना बेरोजगारी कम हो रही है, ना आवाम के ऊपर दबाव कम हो रहा है, ना कर्जे कम हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम हो रही हो। मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक दहशतगर्द जो कि खुद कुछ हमला आवर होता है उसको तो हम दहशतगर्द मानते हैं, लेकिन वो लोग जो मईशत के लिए दहशतगर्द साबित होते हैं, जो मुआशी तबाहियां करते हैं, उनको हम दहशतगर्द नहीं मारते, उन्हें हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम और उनको हम छोड़ भी देते हैं। यकीनन हमें सोचना होगा कि हमारा अदालती निज़ाम कैसा है और हमें किस किस किस्म के रिफॉर्म्स की अब लाजमी ज़रूरत है, खास तौर पर बात आए अगर मईशत की। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। उनके अलावा शहजादा जुल्फ़िकार साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, प्राइड ऑफ प्रेसिडेंसी का उनको प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला हुआ है। साथ साथ खालिद मक्सी साहब जो अब बाप पार्टी से नून लीग में आ चुके हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। शायद हसन सिद्दीकी होंगे हमारे साथ, मुआशी तजज़ियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनसे पूछेंगे मईशत किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और मियाँ उमर मसूद साहब किसान इत्तेहाद के सरबराह भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। सियासत के मैदानों में जारी हलचल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़े अहम तरीन मेहमान मौजूद हैं। वेलकम करता हूं मैं खालिद हुसैन मक्सी साहब को, बाप पार्टी से शहजादा जुल्फ़िकार साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं, बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। पहला सवाल मक्सी साहब आपसे करना चाहूंगा। बलूचिस्तान में और खासतौर पर आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि आपकी पार्टी को जिस तरफ का इशारा मिलता है वहीं चल पड़ती है। सर, बाप पार्टी का इस वक्त निगरान वजीर आजम भी है,
बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी साहब भी इस वक्त वजीर हैं। आज भी जब सियासतदान बलूचिस्तान जाते हैं, बड़े बड़े तो एक ही बात करते हैं कि बलूचिस्तान की एहसास महरूमी दूर करेंगे, डेवलपमेंट लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट होगी और अब होगी जिसकी बातें हो रही हैं, या फिर ये भी उसी तरह के लॉलीपॉप्स हैं? सर, सबसे पहले तो शुक्रिया जी। थैंक यू सर। आपने इशारों से बात शुरू की कि इशारों पे चलती है। हम जो है ना वो ट्रैफिक के इशारों का एहतराम नहीं करते, बाकी इशारों का सारे हमारे जैसे सारे उस इशारे का एहतराम करते हैं। जो ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ते हैं, बाकी रूल्स हम नहीं तोड़ सकते। सारे के सारे खाली इशारतन आपने सब कुछ कह दिया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू डिड नॉट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल सर। लेकिन सर, मेरा दूसरा सवाल का हिस्सा, सर, एहसास महरूमी बलूचिस्तान की क्या दूर हो रही है? सर दूर हो रही है, कोशिश तो है, अब अल्लाह करेगा हो जाएगी किसी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। और क्या नवाज शरीफ साहब का दौरा आपकी नजर में सर कामयाब तरीन दौरा था? आई डोंट नो हाउ यू पुट इट। सर, इतने सारे लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी पार्टी के भी लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी नजर में सर क्या उन्होंने? अच्छा, उनको मुबारक हो जी, जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी मुबारक हो। अच्छा है, ठीक है। लेकिन सर, आपको अजीब नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लोग छोड़ के नून लीग में जा रहे हैं इस वक्त करंट सिनारियो में? हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या गिला दें, मुझे बताएं। जाने वाले को वो गिला देता है बस। मतलब बेवफाई का सर होता तो गम तो होता है ना कि बेवफा निकला साथी। नहीं, हमें कोई गम नहीं है इंशाल्लाह। हम शुक्र है हम खुद ठहर गए। हम मतलब ऐसी टर्मोइल में एक पार्टी सरवाइव कर जाए, इतनी यंग, हमारे पे मजाक भी उड़ता है जी, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी उसने बनाया, ये हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जम हो जाएगी। तो अब हम मक्सी साहब, आपको भी तो ऑफर हुई नून लीग में जाने की, लेकिन आप क्यों नहीं गए सर? नहीं, मुझे कोई ऐसे खास ऑफर नहीं हुई, बातें हुई, बट तो हमने कहा कि भाई हमारे पास प्लेटफॉर्म है, पार्टी है और अपनी रीजनल पार्टी है, हम ख्याल लोग हैं, तो आई थिंक हम इसी में रहें तो बेहतर है। और सर, जो लोटो की सियासत है, लोटो की सियासत पे आपका कमेंट सर? अब सर लोटों की सियासत का मैं क्या कमेंट करूं? मतलब दुआ तो दे दें सर, दुआ दे दें बस हमारा अल्लाह रहम करे सब पर। ये मतलब इससे निकलना चाहिए। आई थिंक हम जब सीरियस होंगे तो हम एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी रिस्पेक्ट करेगी, जब वो भी देखेगी कि सीरियस है, इनका कोई फोकस है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट कि हम भी सीरियस होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन। शहजादा जुल्फिकार साहब, आप सर बहुत बड़े साफ़ी हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान के, और बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। कोयटा प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं। सर, इस वक्त जो बलूचिस्तान कार्ड यूज़ हुआ है पॉलिटिक्स में, नवाज शरीफ साहब का जो दौरा रहा, आपकी नज़र में किस कदर वो दौरा कामयाब था या नाकाम था? और जो हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ? शहजादा साहब देखिए, असल में बात कामयाब तो बाद में मैं कहूँगा, लेकिन जब कार्ड इस्तेमाल करने के लिए हमारे अपने इलेक्टेड लोग या वो जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर वो खुद ही इस्तेमाल होना चाहें, वो खुद बिकना चाहें, वो खुद सेनेट के इलेक्शन में शायद पूरे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है खरीद फरोख्त जितना बलूचिस्तान में होता है। अगर वो खुद ही वो हैं तो यहाँ तक के एक बहुत ही बैड नेम हमें जो है दिया गया कि कराची का एक साहूकार जो है वो आके इलेक्शन लड़ा और जीता भी। हमारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, उनको वोट भी दिया और उनके लिए कैंपेन भी चलाई। तो इस तरह कार्ड अगर यूज किया है, दूसरे ने कोई मिन्नत तो नहीं की सबको, और उनका बंदा आया और सारा कुछ हुआ और कार्ड इस्तेमाल भी हुआ। मेरे लिहाज से कामयाब आजकल की सियासत जो है, आजकल लोग उसी को बड़ा स्मार्ट कहते हैं जो वक्त देखते ही फौरी तौर पर उस बैंड वैगन को पकड़ ले और उसमें बैठ जाए और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। थाली का बैंगन, मकसूद ये है आप कहना चाह रहे हैं थाली का बैंगन इन इजी वर्ड्स? देखिए, वो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उसके वो सटल वे जो है, मैं उसको इस तरह नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो सियासत इसी को समझता है कि नई पार्टी में ओहदा मिल जाए, एक लुक्रेटिव मिनिस्ट्री मिल जाए, आम आदमी सर इसको लोटाक्रेसी बोलता है ना सर। देखिए, लोटाक्रेसी बिल्कुल है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल लोग इसको बड़ा स्मार्ट कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट बंदा है। देखें वो क्या कहता है कि उसको छोड़ दें, अपने हल्के के लिए हर 5 साल में वो इतना काम कर लेता है, फंड ले आता है, वो ले आता है। लेकिन इस सियासत से वाकई आप अपने तौर पर ठीक कर रहे हैं, हमें निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी ये नवाबजादा खालिद मक्सी साहब ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं खड़ा होना है हमने,
और फिर हम अगर हम में जान होगी तो दूसरा हमारी इज्जत भी करेगा। तो बात यह है कि इसके लिए सबने खड़ा होना है और इस चीज को डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उसी वक्त मजबूत होंगे जब आप ये चीजों को झेलेंगे। आखिरी कमेंट मेरा ये है कि कभी एक जेल जाना सियासत जो है एक लीडर का, एक एक्टिविस्ट का, एक वर्कर का, पॉलिटिकल वर्कर का स्टार्ट होता था जेल से। जब तक वो जेल नहीं जाता था लोग उसको मानते नहीं थे, वो सोहबतें बर्दाश्त नहीं करता था, मुश्किलात झेलता नहीं था, उस वक्त तक लोग कहते थे कि ये अभी शायद वो नहीं हुआ। एक राइट। तुर्रा इम्तियाज था उन लोगों को अपोजिशन में बैठना। अब अपोजिशन में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है, सख्ती झेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल जाए, अपोजिशन वो उसमें उस पोजीशन मिल जाए, और नहीं हुआ इत्यादि में बन जाऊं, कुछ ना मिले ताकि मैं अपने लोगों के काम करा सकूं, ठेकेदारियां कर सकूं, लोगों को नौकरियां दिला सकूं, अपने लोगों को उसको। तो ये चीजों को हमने वो आना। अभी लास्ट मेरा कमेंट, इस चीज को देखते हुए, आजकल की सियासत को देखते हुए, नवाज शरीफ साहब कामयाब हो गए हैं। वो अगर 18 से 20 इलेक्टेबल लोग ले गए हैं और 10-12 और लोग ले गए हैं जो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो कामयाबी रहा उनका दौरा। और दौरा अगर कामयाब ना होता तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इतना रिएक्शन ना आता। अग्रीड। जी। चलिए पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। बैरिस्टर साहब, आप करंट पॉलिटिकल सिनारियो में जो बलूचिस्तान के लोग अब नून लीग में जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब शायद उम्र का तकाजा है, इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से शतरंज सियासत की खेल नहीं पा रहे इस वक्त। आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया जी। उम्र की तो बात नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब उनसे 10 साल बड़े हैं उम्र में। अब बात सिर्फ ये है कि शतरंज अगर खुद खेलें और अपनी सियासी बसीरत से खेलें तो फिर तो मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अगर शतरंज की बसात कहीं और बिछी हो और महज मोहरे ही मोहरों के साथ खेल रहे हो तो फिर बात और होती है। जो तो ये सब देखिए, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हम इस सोसाइटी को एक तो पोलिटिसाइज होने नहीं देते, और 75 साल से रियासत का पूरा जोर है कि ये सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हो, इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पनपने नहीं दिया गया। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो और जो हर सूबे के अंदर और हर जगह पे मौजूद हो मजबूती से, तो वो नहीं है। आखिरी दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, और जो हाल हुआ, और उसके बाद वफाक का जो हाल हो रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद क्या गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हकीकी थी उसे तोड़ा गया है कि वो महदूद हो और किसी एक सूबे या एक रीजन तक महदूद हो जाए। और उसके बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं, जहां से बनाई गई हैं बिल्कुल जिनके इशारों पे बनाई जाती है, जो मक्सी साहब ने भी फरमाया, सिर्फ ट्रैफिक के इशारे पे नहीं, जिस इशारे पे सब रुकते हैं उस इशारे पे जहां से पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, कभी पीएमएलएन बनी, कभी पीटीआई बनी, और इन दोनों के साथ खेला जाता रहा। अब मियां साहब ने या पीएमएलएन ने कोई मेहनत तो नहीं की, कभी ये लोग ना बलोचिस्तान गए हैं, ना कभी खैबर पख्तूनख्वा गए हैं, ना कभी सिंध गए हैं। पीपल्स पार्टी दौरे करती रहती है, मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है, और इससे आप अंदाजा करेंगे 2023 में जो गवर्नमेंट हमने 22 में बनानी थी और अदम एतमाद लेके आए पीटीआई के खिलाफ, तो उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सब दोस्तों को लेके आए। मोहतरम मक्सी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी इसे सेकंड करेंगे, और सारे लोग यहाँ से बलोचिस्तान से हो, इवन एमक्यूएम हो या दूसरी जमातें हो, उन्हें लेके आया गया और एक सियासी बसीरत के साथ इकट्ठा किया गया। सियासी बसीरत के साथ इकट्ठा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इशारे पे होने से ये होता है कि इससे पॉलिटिकल फोर्सेस कमजोर होती हैं। यही किया जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है, फिर एहसास महरूमी तो बढ़ेगा। भले अब मैं एमक्यूएम की मिसाल देता हूँ, वाहिद जमात है जो हर हुकूमत में रही है। ज़िया के साथ वो थे, बीबी के साथ वो थे, मियाँ साहब के साथ वो थे, जनरल मुशर्रफ के साथ वो थे, इमरान खान के साथ वो थे, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ वो थे, मतलब हर गवर्नमेंट में थे, लेकिन फिर भी वो रोना हमेशा एहसास महरूमी का रोते हैं। मतलब कभी भी अपोजिशन नहीं की लेकिन फिर भी रोते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना, और जो अभी हमारे शहजादा साहब भी फरमा रहे थे, बात यही है कि अपोजिशन काटना, भले 5 साल 10 साल काटनी भी पड़े, वही सियासी आपकी जद्दोजहद भी होती है और सियासी आपके बढ़ाती भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, नून लीग आगे बढ़ती जाए, लेकिन अगर इसी तरह पनपना है सियासी जमातों को
तो फिर ये वोट को इज्जत देना नहीं है ठीक। और यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ठीक। आइए हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करें, राइट ग्रास रूट लेवल पे करें, इलेक्टेबल्स को ना खरीदें। राइट अगर सर। किसी का एहतराम करना है तो बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। फिर उस वक्त जब तो बाप बैरिस्टर साहब पार्टी आपकी हमें बातें सुन के मुझे वो सपोर्ट कर रही थी, यूसुफ रजा सिंध गिलानी हाउस के की वो बगल रात पे। याद आ रही है सर, वो जब आप कह रहे हैं ना कि ना खरीदें, मुझे वो सिंध हाउस की वो याद आ मेरी रही है बात सर। सुन लें, मुझे इज्जत सब इस पे जवाब देने दे प्लीज। देखिए, कुछ प्रोपेगेंडा मैं नहीं समझता कि आप भी उसमें बहेंगे। वो जो आए थे उनमें से किसी का वोट इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक ना किया ठीक गया है। ठीक अब ठीक। बहरहाल इस पे भी एक लंबी बात बात हो की चुकी है, जाए। आगे बढ़ते हैं, हमने वो उससे पुरानी किसी बात को हो गई, वोट मिट्टी ना पाओ। खरीदा ना इस्तेमाल किया। डन लेकिन बैरिस्टर मैं साहब। समझता हूँ, एक बात और करने दें सिर्फ मैं, जी 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 ताकि जी। मैं समझता हूँ कि हमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ना चाहिए और बलूचिस्तान हमें याद इलेक्शन के इलेक्शन नहीं आना चाहिए। ये छोटे सूबे तब नहीं याद आने चाहिए जब इलेक्शन हो, और अगर एक रात गुजार के बड़े सूबे का कोई लीडर ये समझे कि वो उधर की असेंबली खरीद के आ गया है, तो ये फिर बदकिस्मती है और एक कलंक है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट बैरिस्टर ये बड़ी साहब, बेवकारी है राइट बैरिस्टर साहब। यकीनन अब सोचने की जरूरत है कि हम क्यों मतलबी होते जा रहे हैं, कि जब मतलब पड़ता है तो हम चले जाते हैं, जिक्र कर लेते हैं, जब मतलब खत्म हो जाता है तो टिश्यू पेपर की तरह डिस्पोज कर देते हैं। जुल्फिकार साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स आपने सुने, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? आपकी नज़र में फैजाबाद केस का अंजाम क्या होगा? ये कमीशन बाइख्तियार होगा या नहीं होगा? किस तरह ये साबिक आर्मी चीफ, साबिक वजीर आजम से तहकीकात करेगा शहजादा साहब? देखिए, कुछ चीजें वक्त के मुताबिक चेंज भी होती हैं। जैसे मैं अभी बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, यही तमाम लोग जब बलूचिस्तान के तमाम इलेक्टेबल्स जा रहे थे पीपल्स पार्टी में और शामिल होना शुरू हो गए थे, तो बड़ा वेलकम भी किया गया और शायद परेशानी नून लीग को हो रही थी। और आज बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल दूसरी मुखालिफ सिंध में है। आज उनको परेशानी है और वे चीजें हैं। अगर तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, ये मैं आपकी इस सवाल को भी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज चीजों को दुरुस्त वो मिलें और इन तमाम चीजों को रहें, तो कभी ये धरना केस और ये धरना और ये किसको रोकने के लिए किया गया था, क्यों रोकने के लिए किया गया, कौन जिम्मेदार है। और चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग नाम लेने से डरते हैं। शायद अगर आज वो लोग बाइख्तियार होते तो फिर शायद और चीजें मुश्किल हो जाती, फिर नाम सबके लिए लेना मुश्किल हो जाता है, केस को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन यह है कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए, तारीख से भी सीखना चाहिए। हमने कुछ ब्लंडर्स अगर किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने, तो हमें सख्त के दिल से और उसको देखना चाहिए कि नहीं, आगे चल के हम ना करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम ऐसे फैसले करें जिससे आगे चीजें जो हैं वो ना हो। अगर दीवार आप टेढ़ी रखेंगे, टेढ़ी खड़ी करेंगे, बिल्डिंग सारी उम्र ठीक नहीं रहेगा और आप यही चक्कर में होंगे। उस दीवार को बचाने के लिए उसको टेक दे दें और कुछ बना दें, कोई उसको पिलर दे दें, वो कर दें, इमारत की वो सारा उसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। राइट बैरिस्टर साहब, मैं ये सवाल अब आपके सामने रखना चाहूँगा। जो फैजाबाद केस है उस पर जो कमीशन बना है, क्या आपको लगता है वो कमीशन पावरफुल इनफ होगा? क्या वो साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ जस्टिस, साबिक वजीर आजम से सवाल जवाब कर पाएगा? रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी या दबा दी जाएगी? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? देखिए, मैं जब भी समझता हूँ, जब भी सुप्रीम कोर्ट कमीशन की तरफ चली जाती है तो फिर फैसले नहीं होते हैं और इतना वक्त भी नहीं है मौजूदा चीफ जस्टिस के पास। तो मेरे ख्याल से मैं तो इससे कोई इतना कारगर नहीं देख रहा। फैसला राइट होना हो तो फौरी हो सकता था, बड़ी देर से ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। देखिए, आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना यही काम है आइनी इदारों का, और हर एक को अपने डोमेन के अंदर जो उसका, हमारे पास ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर इदारे ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को अदा करना है। उससे बाहर जो निकलेगा उसे देखना चाहिए और यही वक्त है कि हम एक बड़ा कमीशन बनाएं जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, जो तमाम आईनी इदारों के दरमियान हो, तमाम तबकात के दरमियान हो और मुल्क आगे बढ़े। मैं शहजादा साहब की इस बात से एग्री करता हूँ और मैं इस पे बिल्कुल इनके जाके कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहूँगा कि जब लोग हम इलेक्टेबल्स ले रहे थे तो ठीक ले रहे थे, हम भी ले रहे थे तो गलत ले रहे थे, आज भी कोई ले रहा है तो गलत ले रहा है। हम समझते हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का मिजाज ये है कि वो ग्रास रूट लेवल तक जदोजहद करे, कारकुन बनाए, क़यादत पैदा करे। यही पीपल्स पार्टी का ताकत का सरचश्मा होना और बनाना, यही उसका
बुनियादी असूल है। लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी से हटती है और हम इलेक्टेबल्स के पीछे जाते हैं तो पीपल्स पार्टी नुकसान उठाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे अपने ब्लंडर्स को मानने, पॉलिटिशियन भी मानने, एस्टेब्लिशमेंट भी मानने और अब ये काम खत्म करें, पॉलिटिकल पार्टीज को कुचलना बंद करें, पॉलिटिकल पार्टीज को पनपने दें। इतना बड़ा वाकया हो गया जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जो पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़िबा कर दिया गया। मैं समझता हूँ आज फैसला करने के पॉलिटिकल रोल और पॉलिटिकल जो पार्टी का प्रोग्राम है उसे नीचे तक जाने दे ताकि इलेक्टेबल्स की जरूरत ना हो। हमें भी पीपल्स पार्टी भी चाहती है, यही लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उसे उसके मंशूर के तहत ग्रास रूट लेवल तक जाने दिया जाए, कंधों पे बिठा के। कभी जनरल हमीद गुल और जनरल फैज हमीद ये लाडले ना लेके आए। जब भी आप लेके आते हैं पॉलिटिकल समाज डीपोलिटिसाइज होता है, पॉलिटिकल वर्कर पीछे जाता है, फिर ऐसे ब्लैकमेलर्स और इलेक्टेबल्स आते हैं जिसकी वजह से सियासत बदनाम होती है और ये फिर बिकने लगती है, जिससे लोगों को नफरत हो जाती है। वो सियासत जो उनका तुरा इम्तियाज होना चाहिए उससे लोग नफरत करने लगते हैं। मैं समझता हूँ इसी को तब्दील कर दें। नवाबजादा खालिद मक्सी साहब, आपसे भी इसी ऊपर सवाल पूछना चाह रहा था मैं सर। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद केस में रिमार्क्स दिए कि सबको पता है कि पीछे कौन था लेकिन नाम लेने से डरते हैं, हम क्यों इतने डरपोक कौम बन चुके हैं? मक्सी साहब, ये मैच से आप इतने बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, सवाल मेरे जैसे गरीब को भी बलूचिस्तान वाले से आप सवाल पूछ रहे हैं। सर ना आप गरीब हैं ना मैं आपको सर कम समझता हूं, आप हम सब के बराबर हैं और हमसे ऊपर हैं सर। हम चुप रहे तो बेहतर है मेरे ख्याल। पर सर खामोशी भी तो गुनाह में जुमरे में आ जाएगी सर, चुप रहना भी गलत है। वो कहते हैं दिल में किसी चीज को बुरा समझो छोटा ईमान है। एक तो हाथ से रोको, फिर अपना जुबान से, फिर कम तर जो है ना वो दिल में। अभी तो हम आजकल दिल में सोच रहे हैं। मक्सी साहब, एक सवाल, आपके जो लोग जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं सर, वो इस वक्त क्या उनके दिल के तासुरात होंगे? वो क्या सोचते होंगे जब वो देखते होंगे कि नवाज शरीफ जैसे बड़े बड़े सियासतदान आ रहे हैं, बड़े बड़े नवाब सरदार उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट, 3 साबिक वजीर आला, लेकिन बलूचिस्तान का हाल नहीं बदलता सर। मेरा दिल बड़ा रोता है सर। हमारी फैमिली में कुछ डेथ्स भी हुई थी जब वो कोयटा से कराची अभी आ रही थी थोड़े दिनों पहले ही। तो सिंगल ट्रैक है, आज तक कभी डबल ट्रैक नहीं बन सका, पूरे पाकिस्तान में बन गया रोड सिंगल ट्रैक है। कराची टू ग्वादर एक पेट्रोल पंप नहीं है। बलूचिस्तान की एहसास महरूमी और बलूचिस्तान के लोग आज क्या सोचते हैं? मक्सी साहब, आप थोड़ा उनके नुमाइंदे हैं तो आप हमें बताएं। जाहिर है जी, सारी चीजें तो सबके सामने महरूमियां चली आ रही हैं। अब इनको देखें ना, मैं आपको एक अर्ज करूं कि वाहिद एक है इस मुल्क का, अगर इस मुल्क का जो मुल्क चलाना है ना, तो एक तो आप सब अपना काम करना शुरू करें। जिसकी जो एक्सपर्टीज है ना, जिसको जैसे ट्रेन किया गया, जिसको जो काम दिया गया, वो अपना काम करना शुरू करे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, एक जामिया मंसूबा बने इस मुल्क का, अगर इसको अपना बनाना है। और सबसे बड़े जो इसका कंपोनेंट है वो है पब्लिक, जो इग्नोर्ड है। जब वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, हिस्सा नहीं बनेगी, आप कुछ भी कर लें, सर तोड़ लें, ये अपना थोड़ी देर के लिए मामला चलेगा, बट ग्रोथ आपकी नहीं होगी। क्योंकि असल जो ग्रोथ का जो 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 मादा है, जहाँ जो इसका हिस्सेदार बनेगा, जब वो ओनरशिप लेंगे तो प्रोटेक्ट भी करेंगे। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके जो लोकल मामले हैं, उनकी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, क्योंकि आज की दुनिया की पॉलिटिक्स गवर्नमेंट्स फेल हो गई। इंसानियत को जो कंट्रोल करते हैं ज़माने में दुनिया में, वो सारे फेल हो गए। फ़लस्तीन के मामले में इंसानियत गिर गई। मगर जो पब्लिक है देखें, वो भी आवाज़ उठा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इनको ओनरशिप नहीं देंगे ना, पब्लिक को, और हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो मेरे ख्याल हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके भी बेहद मशकूर हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अंदाज में, आसान अल्फाज में मक्सी साहब ने भी हमें समझा दिया है कि वक्त आ गया है कि हम एक हो जाएं, जिसका काम उसी को सांझे, मुल्क को कौम का सोचें। अगर सियासतदान अपनी अपनी पार्टी की खातिर और वज़ीर आज़म बनने की खातिर किसी भी हद तक गिर जाएंगे तो फिर ये मुल्क भी कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं। कुछ मईशत की बात करें पाकिस्तान की, तो IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। ज़राए के मुताबिक शरह सूद
मजीद न बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बैंकों के मुनाफे पर 40% टैक्स लगाने का फैसला कर दिया गया है। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मुज़ाकरात हैं। दिसंबर में $710 मिलियन की किस्त आनी है कर्जे की, जो 3 बिलियन का प्रोग्राम था जो शहबाज शरीफ साहब अप्रूव करा कर गए थे। लेकिन अगर हम मुआशी हालात पर नज़र डालें तो डॉलर आराम से बढ़ता जा रहा है, 290 के करीब आ चुका है। सोना हर रोज़ बढ़ रहा है, पिछले 4-5 दिन से सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। और बात करें स्टॉक मार्केट की तो वो ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन आवाम की बात करें तो लोगों का हाल नहीं बदल रहा। महंगाई ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है आवाम का। अब अल्लाह रहम करे, अगर पेट्रोल फिर से बढ़ जाता है, डॉलर फिर से बढ़ जाता है, गैस तो 100% इजाफा हो चुका है, बिजली वैसे ही महंगी है, जाएं तो जाएं कहाँ। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे लिए उस्ताद मोहतरम का दर्जा रखते हैं, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर, ऑलवेज एन ऑनर एंड आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज्ड इंटरव्यूइंग यू। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मियाँ उमैर मसूद साहब ने, सदर हैं किसान इत्तेहाद के। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ उमैर साहब आपके कीमती वक्त का। शाहिद भाई आपसे पहले शुरू कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब मुझे बताइए, हो क्या रहा है आपकी नज़र में जो फाइनेंसिंग का गैप है? क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब ने सर ऑन द फ्लोर ये कहा था कि बड़ा उन्हें अफसोस हुआ ये खबर सुनकर कि निगरां हुकूमत पर अब IMF को भरोसा नहीं है। निगरां IMF जो है वो दूसरे मुल्कों से जाके, जिस तरह UAE के एम्बेसडर अलजाबी से मुलाकात हुई थी, तो वो दूसरे मुल्कों से गारंटी ले रहा है इस वक्त IMF कि जो वादा आपने किया है वो पूरा करेंगे या नहीं। निगरां हुकूमत की बातों पर एतबार कुछ कम सा है। आप कैसे देखते हैं सर इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिनारियो को? सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, IMF का जो प्रोग्राम 12 जुलाई को हुआ था 9 महीने का, उसका मकसद सिर्फ ये था मईशत को बहाल करना नहीं था। मकसद ये था कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना के 2024 में एक बहुत बड़ी रकम के कर्जे के लिए तैयार करना है, जिसकी शराइत इतनी सख्त होंगी। उसके लिए ज़रूरी था कि ये जो प्रोग्राम है 9 महीने का $3 बिलियन का, ये कामयाबी से चलता रहे। तो निगरां हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि IMF की शराइत पूरी हो जाएँ, लेकिन मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो कानूनी इख्तियारात उनको हासिल थे, उन्होंने इससे दानिस्ता इनहराफ किया और मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े फ़ौज की मुकम्मल मदद और मुआवनत और आर्मी चीफ का पुरजोश रवैया, मीटिंग्स करना, इधर जाना उधर जाना, उसके बावजूद सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि ज़बरदस्ती ऊपर ले जाया गया है, जो कि कायम नहीं रहेगा, जबरदस्ती कोई पाए बिल्कुल नहीं रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मेरी परेशानी है वो ये है कि कौन सा अशारिया बेहतर हुआ है, मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं भी। अभी आपने डॉलर का, जनाब। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ सर, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब 12 जुलाई को कर्जा मंजूर हुआ था, $1 $276 का था। अब इतना क्रैक डाउन हुआ, सब कुछ हुआ, स्मगलिंग रोकी गई, वो आज भी 287 का है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अल्टीमेटली तो ये 330 पे जाना है बाय द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि आप इस्लाहात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ बेहतरी आई है आर्जी तौर पर, वो आई है कि जो तबाही बर्बादी निगरां हुकूमत के दौर में हुई थी, वो आर्मी चीफ की कोशिशों से रुपए की कदर में वो बेहतरी आ गई। लेकिन 12 जुलाई में तो आप नहीं पहुंचे। नंबर 1 तो ये बात हो गई। आज की तारीख में अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा शरह नमू जनूब एशिया के औसत से निस्फ से कम है, हमारी महंगाई जनूब एशिया के औसत से 4 गुना ज़्यादा है, और हमारी शरह सूद 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी यही है कि पाकिस्तान की मईशत में पायदार बेहतरी ना आए। आर्मी चीफ ने माफ़ी चाहता हूँ, IMF के चीफ ने 2 मरतबा 3 मरतबा कहा कि जी आप मालदार लोगों से टैक्स लें, गरीबों को मराद दें। लेकिन आपने तो GST बढ़ाया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया, बिजली के नर्ख बढ़ाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, गैस के नर्ख इतने बढ़ा दिए कि गरीब से गरीब में भी ₹500 महीने का इजाफी बोझ पड़ गया। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम देख लें। देखिए, सबसे असल चीज़ होती है बरामदात, जो तमाम हुकूमतें कहती हैं। अगर $100 GDP है तो जो है श्रीलंका $21 एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत $22 कर रहा है, हम $10 कर रहे हैं। यानी अगर हम $30 के बजाय हम भी वही करते जो श्रीलंका और भारत कर रहा है, तो हमारी बरामदात $60 अरब होती, 30 नहीं होती, हमारे मसले हल हो जाते। लेकिन हम बरामदात बढ़ा नहीं रहे। हम क्या बढ़ा रहे हैं? जाली रेमिटेंसेस 111(4) के तहत वो पाकिस्तान की इन सबसे ज़्यादा है, नंबर 1। अब वो टैक्सों की वसूली पे बहुत इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला गया। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अगर ये अर्ज़ कर दूँ कि जो 2022 का साल था,
उसमें जो टैक्स इकट्ठे एफबीआर ने किए थे, सूबों को हिस्सा देने के बाद जो सूद की रकम बचती देनी है हमें, वो तकरीबन 250 रुपए ज्यादा था सूद। यानी मुल्क कैसे चल रहा था, 250 रुपए ज्यादा था, सूद ही नहीं दे सकते। लेकिन 2023 के जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें वो 2400 अरब ज्यादा है। तो अगर मेरे मुल्क की जो है वो एफबीआर सूबों को हिस्सा देने के बाद सूद से भी 2500 का फर्क पड़ रहा है, तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा, पूरी कौम जरा सा सोच ले। बरामदात का मैंने आपकी खिदमत में बता दिया। बैंकारी में ये हुआ है कि उनका तिजारती बैंकों का काम था तिजारत, सनात, सरहद, ज़रात के लिए कर्जे देना। उन्होंने 12,000 कर्जे दिए और सरमायाकारी हुकूमत को की, वो की कोई 21,000 की। अब मुझे पूरी दुनिया में कोई बता दे, पाकिस्तान में बता दे, हमने सारी दुनिया में मैनेजमेंट बैंकिंग की है, कोई बता दे कि भाई कमर्शियल बैंक कैसे दे सकते हैं सरमायाकारी के लिए 21,000, और जो जिससे मईशत तरक्की करे वो जो है IMF इस पर खुश है। फिर ये जो कुछ हो रहा है, IMF ने ये एग्री किया कि तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, तो की गई। IMF ने इस पे एग्री किया, बल्कि शर्त लगाई कि आप NFC अवार्ड के तहत जो सूबों को पैसे दे रहे हैं वो खर्च ना करें। और जुल्म ये किया, आईन ने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए तालीम का बजट इतना कम कर दिया कि वो 25A के तहत वो कानून आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कौन सी बेहतरी आई है, हमें जरा समझा तो दे। 17 सियासतदानों की बात हुई थी जिन्होंने ईरान से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस निगरान हुकूमत को अगर इलेक्शन नहीं लड़ना तो उन 17 सियासतदानों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब जो है ताकतवर तबकों पे हाथ नहीं डालते, नाजायज असासों पे हाथ नहीं डालते, जिससे इनको तकरीबन 3,000 अरब की चोरी हो रही है और 1,100 रुपए के नाजायज असासे हैं, वो नहीं कर रहे, कानून तोड़ रहे हैं। पता नहीं तो सर, फिर ये क्या बेहतरी आई है, मैं पाकिस्तान की मईशत के साथ ये खेल और कितना खेला जाएगा, मैं तो ये सोच के परेशान होता हूँ। अब तो हम मजीद बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। खैर, बचपन से सुनते आए हैं मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का हाल क्या है? क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो ऑप्टिमिस्ट ज़्यादा होते हैं वो ये कहते हैं हमने रिकॉर्ड कॉटन की फसल, रिकॉर्ड गन्ने की फसल। किसान का हाल क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ उमैर साहब है। मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एग्रीकल्चर में इस वक्त सुना है फार्मर बड़ा परेशान है, यूरिया भी ब्लैक में है, DAP भी ब्लैक में है, ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म कर दी है, जो प्राइसिंग होती है, जो प्राइस मैकेनिज्म फिक्स करने का प्राइस का होता है, वो पूरा मैनिपुलेटेड है। पंजाब में कोई रेट, सिंध में कोई रेट, हो क्या रहा है किसान के साथ, थोड़ा आप बताएंगे सर हमें? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 4 साल से यूरिया हम ब्लैक में खरीद रहे हैं, लेकिन यूरिया पे, फर्टिलाइजर, उस पे सुई गैस की मद में उन्हें सब्सिडी भी दी जा रही है। उसके बावजूद हम 4 साल से ब्लैक खरीद रहे हैं। और दूसरे नंबर पे DAP जो है वो भी इंटरनेशनल मार्केट से रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और जब भी जिस फसल का टाइम आता है, खाद जो जरूरत होती है तो वो शॉर्ट हो जाती है और हमें नहीं मिलती, और फिर हमें मार्केट से उसको ब्लैक में खरीदना पड़ता है। दूसरे नंबर पे फसलों का जहाँ तक रेट है, तो अभी पिछले 3-4 माह में ही, 5 माह में हमारी फसलों के रेट जो हैं, मकई जो थी वो 3,000-3,200 से नीचे आके अब 1500-1600 पे आ गई है, और इसी तरह बाकी फसलों के रेट भी कम हो गए हैं। और जो आप मईशत की बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे महंगाई की बात कर रहे थे, तो देखें, एक क्रॉप का पाकिस्तान में रेट फिक्स किया जाता है वीट का, और जब वीट का रेट फिक्स होता है तो मार्केट में उसका रेट कंट्रोल रहता है, लेकिन बाकी किसी क्रॉप का रेट फिक्स नहीं किया जाता। इंडिया में 26 क्रॉप्स के रेट फिक्स किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ, और अगर रेट फिक्स कर दिए जाएं तो हम ये कहते हैं कि जो मिडल मैन हमसे 5 रुपए की किलो लेके मार्केट में 50 रुपए किलो बेचता है, वो खत्म हो जाएगा, उसको भी जायज मुनाफा मिलेगा, हमें भी जायज मुनाफा मिले, और इसी तरह एंड यूजर जो पब्लिक है उनको भी सस्ती चीज मिले। और अभी जो बिजली के हालात हैं, तो 50 रुपए यूनिट, यानी हमारे देहातों में सिस्टम ये होता है कि हमारे पास, हर किसान के पास ट्यूबवेल नहीं होता। ट्यूबवेल 15, 20, 25 ट्यूबवेल एक गांव में होते हैं, और वो सारे लोग उनसे पानी आगे खरीदते हैं। अब हमें 1500 रुपए, तकरीबन 1600 रुपए घंटे के हिसाब से ट्यूबवेल वाला पानी बेचता है। तो वो छोटा किसान वो कैसे लगाएगा पानी, और कहाँ से 13,000 रुपए? ये खाद आज से 5 साल पहले DAP जो थी 2400 रुपए की थी, जो आज 14,000 रुपए, 15,000 रुपए की मार्केट में मिल रही है। और इसी तरह जो यूरिया है, ये 1200 रुपए का था, और ये आज जो है हमें तकरीबन 4500 का मिल रहा है। आप अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में 8 घंटे बिजली फ्री है ट्यूबवेल की,
और बाकी भी अगर कोई किसान यूज करता है तो वो भी नॉमिनल सा बिल है। उसके साथ साथ उन्होंने फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज कराया हुआ है। कर्जे तो सारी दुनिया के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ जो है वो पाकिस्तानी किसान पे डाला जा रहा है। बहुत हमें बहुत नहीं समझ शुक्रिया, आती बहुत बहुत कि शुक्रिया यानी मियां ये साहब। सॉरी वक्त की कमी है, माजरत चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। मियां उमैर मसूद साहब, सदर किसान इत्तेहाद, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बात बड़ी सिंपल सी है, स्टॉक मार्केट के अंदर हम आर्टिफिशियल बबल देख रहे हैं, सिद्दीकी साहब ने बता दिया। हम ये भी देख रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बरामदात नहीं बढ़ा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हम किस तरह अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। मैं फिर अपने उसी जुमले को दोहराता हूँ कि अगर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द है तो मईशत को तबाह करने वाला भी दहशतगर्द है, जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की जिंदगी हराम कर रहा है। ब्रेक लेते हैं। फैजाबाद धरना केस को कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो कमीशन बनाया गया है ताकि अदालती अहकाम पर अमल दरामद हो, यकीनन इस फैसले के बाद कानून की बालादस्ती होती है, लेकिन इसका एक और एंगल भी है। वो दूसरा एंगल है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा कानून की बालादस्ती का इरादा किया और इस वक्त मुल्की हालात के पेश नज़र वो किसी भी मुतनाज़ मामले से इज्तनाब बरत रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शंस हैं, मुल्क में नई गवर्नमेंट आनी है, लोग चाहते हैं मुस्तकबिल की बात करें, फ्यूचर की बात करें, आगे का रास्ता बताएं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें लग यही रहा है कि गड़े मुर्दे उखेड़े जाएंगे और उसमें ही वक्त ज़ाया किया जाएगा। गुफ्तगू करेंगे, लीगल एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है याया फरीसा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इट्स ऑलवेज ऑन एन ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। याया साहब, आपकी नज़र में क्या ये पेंडोरा बॉक्स जो खुलने जा रहा है, ये सही खुल रहा है, गलत खुल रहा है? मुल्क को इस केस से क्या कोई फायदा होगा, नहीं होगा? आपका लीगल ओपिनियन क्या है? देखिए, 2023 पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जो हेड्स थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के वो रोल ओवर हुए थे। अगर आप देखें, मिलिट्री में एक चेंज ऑफ कमांड आई थी, एस्टैब्लिशमेंट में चेंज ऑफ कमांड थी, गवर्नमेंट में चेंज थी और जुडिशरी में भी चेंज थी। और जो हमने लास्ट 5 साल के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर का इम्बैलेंस देखा और इंस्टीट्यूशंस का क्लैश देखा, उस लग ये रहा है कि जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव है। और ये जो क्लैशेस थे डिफरेंट अदारों के आपस में, वो क्लैशेस जो थे रिजॉल्व हो रहे थे और यकीनन होने भी चाहिए, बिकॉज जैसे आपने कहा, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, स्पेशली इकोनॉमिक हालात जो है, वो दे डू नॉट इसमें अच्छा नहीं होगा कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हो या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो। 2-3 महीनों के अंदर आपके जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो जितने भी अदारे हैं उनको फोकस करना है कि जो इलेक्शन एंड फेयर हो। और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के डिलेमास हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली अफगान रिपैट्रिएशन के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी पे जो अटैक्स हम देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मिलिट्री के ऊपर और आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो एक तरीके से जो हालात जिस तरह के नज़र आ रहे हैं और जो चेंज आई थी इंस्टीट्यूशंस में, उससे यूँ लग रहा था कि एक कंसेंसस डेवलप हुआ है इंस्टीट्यूशंस का और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, टू लुक एट द फ्यूचर। बिकॉज फ्यूचर है जो इम्पोर्टेंट है, जो पास्ट है उससे हमें सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन पास्ट को ओवरशैडो नहीं कर देना चाहिए, जो हमें एंडेवर्स करने अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग कर रहा है फैज़ाबाद धरने की, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज हमने उससे मिस्टेक्स को लर्न करना है। बट डर ये लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा का या जुडिशियल वेंडेटा का एक एटमॉस्फेयर ना क्रिएट कर दे। और जिस तरीके से जो कुछ डायरेक्शंस आ रही हैं, स्पेशली जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आर्मी के हेड को और पुराने जो इंटेलिजेंस के हेड्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुडिशियल ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करना और उनको अबाइड करना, ये गवर्नमेंट और सबके ऊपर याया साहब, लाजिम आपने है। ना एक मुश्किल वर्ड यूज़ किया है जो बहुत सारे मुझ जैसे आम पाकिस्तानी नहीं समझ पाएंगे, जुडिशियल वेंडेटा। मैं चाहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये चैलेंज नहीं है कि 2018 या 17 में जो हुआ उसको फिक्स किया जाए। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो लीगल एटमॉस्फेयर है, जो लीगल हमारे जो सिस्टम है,
उसको किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, वो उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं, जिस तरह का उनका जुडिशल हिस्ट्री रही है, जिस तरह के उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, जो डायरेक्शंस उनकी रही है, उससे यूं लगता है कि वो लीगल सिस्टम और क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स और सिविल लॉ के रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। पार्लियामेंट भी उनके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट उनके लिए है कि वो अपने हाउस को ऑर्डर में लेकर आएं। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यही मौका मिलता है। आप 15 से 20 साल जज रहते हैं, आप पूरे सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, और फिर दिस इज योर टाइम टू फिक्स प्रॉब्लम्स। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि फौरन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और अवाम यही तवक्को करते हैं कि आम और जल्द इंसाफ उनको मिले, ना कि सियासी मुकदमात पर तवज्जो हो और उनकी तशहीर भी हो। जी बिल्कुल, इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जो फोकस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, क्योंकि सारी लीगल फ्रेटर्निटी भी दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू जस्टिस काजी फाइज ईसा, कि वो इस लीगल सिस्टम का जो निज़ाम है, जो वीक हमारा निज़ाम है, उसके ऊपर कुछ कर जाएं, कुछ रिफॉर्म्स कर जाएं। बिकॉज पास्ट में हमने देखा गवर्नमेंट्स फेल हो गई। पीटीआई ने भी कोशिश की कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स लेकर आए जाएं, लेकिन कुछ ना हो पाया। और पहले भी हमने देखा जस्टिस साकिब निसार के वक्तों में भी कुछ कमीशंस बने और कुछ हेयरिंग्स हुई, बट कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त आपका नंबर 1 प्रॉब्लम जो है वो आपकी लीगल सिस्टम का है। आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज उनको प्रोटेक्शन नहीं फील होती, और वो प्रोटेक्शन जो है वो लीगल सिस्टम ने देनी होती है। आपके केसेस पेंडिंग रहते हैं, आपके ट्रायल्स जो हैं वो 10-10 साल चलते हैं, और आपको स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम पाकिस्तान अपना फोकस जो है वो इस तरह के केसेस पे करना शुरू कर दे, जिससे आप पास्ट का पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस का क्लैश फिर से वापस नजर आएगा, और वही चीज होना शुरू हो जाएगी जो आपने इंस्टीट्यूशंस पास्ट का में देखी क्लैश हम जब अफोर्ड चीफ नहीं कर जस्टिस। सकते। अब कंप्लीट बिल्कुल योर सेंटेंस बिल्कुल, इफ यू हम वांट टू। इंस्टीट्यूशंस का क्लैश अफोर्ड, जी देखिए, इंस्टीट्यूशंस का क्लैश हम 2 रीजंस की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो जो हमारे इकोनॉमिक रीजंस हैं, लेकिन इकोनॉमिक रीजंस को अगर आप साइड पे भी रख दें, तो रीजन ये है कि अगर तो आप इंस्टीट्यूशंस आपस में क्लैश करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। करेक्ट। और तो अगर तो एक यार साहब, आई एम अदालत सो सॉरी पर टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात मैं यकीनन आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने क्लैशेस हो चुके हैं, इतनी तकरारें, इतने झगड़े, इतने फड्डे हो चुके हैं कि मजीद ना हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यार साहब, हमारे कारण हमारे साथ थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ा हो। आमीन। कहिए आप मेरे साथ, इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।